कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में भी लिखा जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही किले की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने अपनी आंखों के सामने दक्षिण भारत का पूरा इतिहास बनते और बदलते देखा है। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये सफर है पूरे 1300 साल का। जी हाँ, 1300 साल। ये किला सचमुच में वक्त का एक जीता जागता गवाह है। देखिए, ये किला सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है। इसकी एक नहीं बल्कि दो पहचानें हैं। एक तरफ तो ये वो जगह थी जहां से एक पूरी सामाजिक क्रांति की लहर उठी, और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े सम्राटों के लिए एक ऐसा बेशकीमती इनाम था जिसे पाने के लिए न जाने कितनी जंगें हुईं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बीदर में मौजूद बसव कल्याण फोर्ट की। एक ऐसा किला जो आज भले ही खामोश खड़ा हो, पर इसकी हर दीवार सदियों पुरानी कहानियां सुनाती है। इस किले की कहानी की शुरुआत होती है इसे बनाने वालों से, यानी चालुक्य वंश से। ये वो सुनहरा दौर था जब इस जगह को इसके असली नाम कल्याणी से जाना जाता था। तो इस किले की नींव रखी थी पश्चिमी चालुक्यों ने। बात है 10वीं सदी की, जब उन्होंने कल्याणी को अपने इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य की राजधानी बना दिया। और बस यहीं से इस जगह का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य के पीछे कुछ महान शासक भी होंगे, है ना? यहाँ दो नाम बहुत अहम हैं। एक तैलप द्वितीय, जिन्होंने चालुक्य शक्ति को फिर से खड़ा किया, और दूसरे विक्रमादित्य षष्ठम, जिनके राज में कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन कल्याणी की कहानी सिर्फ जंग और सियासत की नहीं है। ये एक आध्यात्मिक केंद्र भी बन रहा था, एक ऐसी जगह जहां से एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति ने जन्म लिया। और इस क्रांति के नायक थे 12वीं सदी के महान दार्शनिक और समाज सुधारक बसवन्ना। उन्होंने यहीं से शरण आंदोलन की शुरुआत की। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की। सोचकर देखिए, उनका असर इतना गहरा था कि शहर का नाम ही उनके सम्मान में कल्याणी से बदलकर बसव कल्याण रख दिया गया। बसवन्ना के दौर के बाद किले की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अब यह सिर्फ एक राजधानी या आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, ये एक प्राइज बन चुका था। एक ऐसा खजाना जिसे हर उभरती हुई ताकत हासिल करना चाहती थी। और इसके बाद तो जैसे सत्ता बदलने का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। देखिए कैसे 12वीं सदी में देवगिरी के यादवों का कब्जा हुआ, फिर 13वीं सदी में काकतियों ने आकर इसकी दीवारों को और मजबूत कर दिया। इसके बाद बहमनी आए, फिर बरीद शाही और फिर बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत। किला बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। और मजेदार बात यह है कि हर नए शासक ने इस किले पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो आज यहाँ क्या देखता है? एक तरफ चालुक्य दौर की विशाल पत्थर की दीवारें हैं, हिंदू मंदिरों के डिजाइन हैं, और दूसरी तरफ सल्तनत काल के इस्लामी मेहराब, मजबूत वॉच टावर्स और तोपें रखने के लिए बनाई गई खास जगह हैं। मतलब ये आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन संगम बन गया है। तो सल्तनत काल के बाद इस किले का क्या हुआ? इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ी? चलिए इसके इतिहास के आखिरी पन्नों को पलटते हैं। सत्ता बदलने का ये दौर अभी भी जारी था। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू को पहचाना और इसे जीत लिया। फिर यह किला हैदराबाद के निजाम को सौंप दिया गया और यहीं से इसका मिलिट्री इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया। और आखिर में आज़ादी के बाद बसव कल्याण कर्नाटक का हिस्सा बना और ये किला एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया। तो इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद आज इस किले की विरासत क्या है? आखिर ये पत्थरों का ढांचा हमें क्या बताता है? चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। ये किला इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये ताकतवर पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी था। दूसरी बात, ये बसवन्ना के उस क्रांतिकारी सामाजिक दर्शन का जन्मस्थान था। तीसरी बात, ये न जाने कितने साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का एक जिंदा सबूत है। और आखिर में, जैसा हमने देखा, ये हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक कमाल का संगम दिखाता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर ये किला सच में इतिहास की एक किताब है जो पत्थरों से लिखी गई है, तो इसका सबसे जरूरी अध्याय कौन सा होगा? क्या वो चालुक्यों का सुनहरा दौर है, या बसवन्ना की सामाजिक क्रांति, या फिर अलग अलग साम्राज्यों के बीच की वो कश्मकश? इसका जवाब शायद हर किसी के नजरिए पर निर्भर करता है।